मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जल सदन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड देवभूमि, देवों की भूमि, बाबा बद्रीनाथ, बाबा केदारनाथ, माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री के साथ साथ ईरान कलियर और इसके साथ हेमकुंड साहब, सभी धर्मों के देवी देवता। उसके बाद भी देवभूमि आज संकट में है। संकट किस बात की है? दो आपदाएं इस समय सामने है। जोशीमठ, जहां लगभग 700 परिवार खतरे की जद में है। 700 परिवार मतलब 3000 से ज्यादा लोग, लगभग 4000। दूसरी तरफ हल्द्वानी, जहां पे लगभग 5000 परिवार, और 5000 परिवार में आदमी सोचता होगा कि 5000 परिवार में 20,000 लोग होंगे। नहीं, लगभग 40,000 लोग के ऊपर संकट की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण दोनों विषय हैं। आज हम बात करेंगे जोशीमठ। जोशीमठ में लगभग 700 मकान में दरारें हैं। ये दैवीय आपदा है या विकास की जो एक सोच है, उस विकास को लेकर के जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस विकास के बीच में आई हुई आपदा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रखर वक्ता और प्रवक्ता मधु भट्ट जी। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरज सिंह नेगी जी हैं। सूरज सिंह नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम सीधे चलते हैं मधु भट्ट जी के पास। मधु भट्ट जी, 1976 का दौर था। उस समय एक कमेटी बनी थी, महेश चंद्र मिश्रा कमेटी। उन्होंने क्लियर कहा था कि जोशीमठ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करें। मैं दोनों पार्टियों पे आरोप लगाता हूं कि दोनों पार्टियों सत्ता में सरकारें रही, और उसके बाद जोशीमठ आज जिस संकट का सामना कर रहा है, आप पता नहीं कि सरकारों को कितना चाहिए था मधु भट्ट जी। देखिए निश्चित रूप से जब जो गर्मी है जो ये हलचल होती है, निश्चित रूप से देखिए देवभूमि उत्तराखंड नहीं समस्त पूरा जो हमारी जो पृथ्वी है, इसमें आंतरिक जो हलचल चलती रहती है, समय का जो है वो भुगतान भी मनुष्य को ही करना पड़ता है। लेकिन बहुत पवित्र भूमि है अपनी जोशीमठ, इसको नमन करते हुए भगवान लक्ष्मी का द्वार है और भगवान पहले मानना चाहिए, उसके बाद दर्शन यात्रा है सफल मानी जाती है। निश्चित रूप से आज बहुत ही जिस प्रकार से जोशीमठ पर जो खतरा मंडरा रहा है, वहाँ की जो मकानों की जो स्थिति देखी और जो दूध धसाव की जो निरंतर ये लगातार जो पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ता जा रहा है, वो सामने आया। और सरकार ने जैसे ही उनके संज्ञान में आया, निश्चित रूप से पूरी जो कमेटी है, एक भूगर्भीय सर्वेक्षण की और जो वैज्ञानिक जो शोध करते हैं इस विषय को लेकर, उनकी कमेटी बल्कि केंद्र से भी आई और वो तुरंत वहाँ पर वो टीम गई। और साथ में क्योंकि हमारे सामने जो तत्काल जो परिवार हैं, उनके पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो करने के लिए हमारे सामने ये क्योंकि विकल्प तलाशे जा रहे हैं कहाँ पर उनको पुनर्स्थापित जो है वहाँ पे पुनर्वास किया जाए उनके लिए, क्योंकि बहुत ठंड का मौसम है, कड़ाके की सर्दी है, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और जिस प्रकार से बुजुर्ग लोग हैं उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सरकार इसको लेकर बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही गंभीर है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ पर गए और एक हफ्ते से तो वहाँ पर टीम भी गई हुई है पूरी। लेकिन साथ में क्योंकि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती समय में जो पता चला है कि वहाँ पे जो भूमि थी वो बहुत ही भूमि जो एक होनी चाहिए मजबूती जो एक रॉक जो होता है, पथरीली जो भूमि होती है वो नहीं है, वो धसाव वाली भूमि है। उत्तराखंड के जो पहाड़ है वो कहीं जाते हैं कि ज्यादातर अच्छे पहाड़ हैं। और मैं आपको और आपकी पार्टी को, सरकार को तारीफ करने तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से तत्कालिक रूप से तुरंत संज्ञान लिया गया
मुख्यमंत्री ने कल बैठक की, बैठक करने के बाद हर परिवार को 4,000 रुपए महीने के हिसाब से जो राहत दी है, और उसके बाद आप आज खुद गए, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र आपकी पार्टी है, सरकार है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न सूरज सिंह नेगी जी, दोनों पार्टियों ने क्यों नहीं चेता? अगर जैसा मधुबनी वहां की ऐसी है, वहां की रिपोर्ट ऐसी है कि जिसपे कहा जाता है कि नुकसान हो सकता है, तो इस पे क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? और अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो दोषी कौन है? सूरज सिंह नेगी जी, 10 साल आप भी सत्ता में रहे। देखिए संजय जी, हिमालयी राज्यों में और विशेष करके उत्तराखंड में यहाँ की जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो यहाँ की हमारी चट्टाने हैं, वो समय समय पर जो है हमारी जो कमेटियां होती हैं, जो हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं, वो समय समय पर हमको चेतावनी देते हैं, बताते भी हैं, परंतु निश्चित तौर पर जो विकास की अंधी दौड़ चल रही है, उसमें हम भूल जाते हैं कि ये इन जमीनों पर, यहाँ इन क्षेत्रों में कैसे विकास होना चाहिए, और उसी की परिणति है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 10 साल कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में रही है, और लंबे समय तक जो है यहाँ पर जब ये घटनाएं हुई, उसके बाद लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का, चाहे उत्तर प्रदेश में रहते हुए हो या तो उत्तराखंड में हो, सरकार रही है। मेरा कहना यह है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जब ये भूधसाव हो रहा है और वहां के लोग बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, तो आप धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को, पर मैंने धन्यवाद केवल जो आपदा आई है और आपदा आने के ये जो 3-4 दिन में जो राहत हुआ, मैंने उसका धन्यवाद दिया है। मैं इसलिए धन्यवाद नहीं दे रहा हूं कि सरकारों ने क्यों नहीं चेता। विकास की जो दौड़, अंधी दौड़ है, उस अंधी दौड़ में जिस तरह से आप लोगों ने वहां पे विकास के नाम पे जिन कंपनियों को वहां पे खड़ा किया, जो कंपनी समय जिस तरह का वहां काम कर रही है, पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे काम नहीं किए जाते। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, बरनामत का देख लीजिए, 2010 की आपदा देख लीजिए, 2013 की आपदा देख लीजिए, पूरे विश्व की सबसे बड़ी आपदा थी, उसके बाद भी नहीं चेत रहे साहब आप। मैं वही कह रहा हूँ कि ये भूधसाव की घटना केवल 2-4 दिनों में नहीं हुई, उससे पहले भी वहां काफी लंबे समय से दरारें देखी गई, आंदोलन चला, और आंदोलन काफी लंबे समय तक आंदोलन चला। उसके बाद सरकार जो है, मैं पिछले हफ्ते भी इसी मामले में दूसरे चैनल पर डिबेट चल रही थी, तो उस समय तक भी सरकार जो है जागी नहीं थी। हमने उस समय भी कहा कि देखिए, अब किसने गलती की, किसके शासनकाल में हुई, किसके नहीं हुई, अगर हम केवल उन पीछे वाली बातों पे जाएंगे तो उससे हल होने वाला नहीं है। हमने तब भी कहा था कि सरकार को चाहिए कि तुरंत, क्योंकि जो भयावह स्थिति है, जो लोग वहां पर कितनी बड़ी बड़ी दरारें आई हैं, लोग है के साये में हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं। तो इसलिए हमने तभी कहा था कि सरकार को चाहिए कि उनके विस्थापन की व्यवस्था करे। और आप हल्द्वानी की बात कर रहे हैं, आप दूसरे क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में आज तक हम लोग जो है एक प्रभावी विस्थापन नीति नहीं तैयार कर पाए हैं। आप जो हमारी अस्थायी राजधानी है देहरादून, कौन तैयार करेगा साहब? 10 साल आप सत्ता में थे, कौन तैयार करेगा? हम तैयार करेंगे, मीडिया तैयार करेगी, जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे पार्टियां वही तो करेंगी। 10 साल आप रहे, पलायन को नहीं रोक पाए, रोजगार के संसाधन नहीं तलाशे गए, नए आय के रिसोर्स नहीं तलाशे गए। मैं लौटूंगा आपकी बात। मधु भट्ट जी, 2010 का वर्ष था, मुझे आज भी याद है, निशंक जी मुख्यमंत्री थे। पावर प्रोजेक्ट के लिए उस समय बहुत बड़ा आंदोलन चला, एक ही झटके में सारे पावर प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए गए थे। लगभग हमें याद है कि 50 के ऊपर पावर प्रोजेक्ट थे। जैसा सूरज सिंह नेगी जी कह रहे हैं कि काफी दिनों से वहां आंदोलन चल रहा था, और अगर काफी दिनों से आंदोलन चल रहा था तब क्या सरकार सोई हुई थी? यही मुख्यमंत्री, क्या इनके लोग, इनके सलाहकार या ये खुद नहीं चेत रहे थे कि जो इसमें कहा जाने वाला है? मधुबन जी, देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से, क्योंकि ये जो घटना जब सामने आई कि भूधसाव हो रहा है,
और लगातार कहीं ना कहीं आंतरिक, देखिए इसमें मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगी। वैसे तो वैज्ञानिक अपना पूरा सर्वेक्षण समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन यही घटना नहीं, ये भी सुनने में आया है कि उत्तरकाशी में भी कई घरों में दरारें नजर आ रही है। तो ये भूगर्भीय हलचल होती रहती है और भूगर्भीय हलचल के कारण कहीं भी किसी समय में किसी भी क्षेत्र में, कहीं विश्व के कई बार की उत्तराखंड नहीं, विश्व के किसी भी क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं समय समय पर, और इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। लेकिन उन घटनाओं से क्या सीख लेनी चाहिए, उन घटनाओं से बचे रहना चाहिए, और क्या प्रकृति और जो हमारी जो ये संवेदनाएं हैं मानव के बीच में, उनका अप्रत्यय कैसे और सामंजस्य कैसे हो, उस पर ज्यादा शोध होना चाहिए। क्योंकि अब ये तो क्योंकि अब आई ये समय जो है, ये इस समय ये चर्चा करने का नहीं जिसके कारण हुआ, क्या कारण हुआ। इस समय है कि जो लोग वहाँ पर इस समय जूझ रहे, जो इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, वो हमारे जोशी मठ के जो भाई बहन हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो सभी परिस्थितियों से जूझ रही है, उनके लिए किस प्रकार से उनकी जो उनका मानसिक जो उनकी संवेदनाएं जो परेशान हो रही है, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए, उनको राहत देने के लिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो सभी जनों को मिलकर एक मानवीय समीकरण को रखते हुए उनके पुनर्वास की स्थापना, पुनर्वास जो होना चाहिए वो शीघ्र होना चाहिए। उसके लिए सरकार ने कदम भी उठाए हैं, क्षेत्र आसपास कराते जा रहे हैं। कहीं पे जो सर्टिफिकेटेड हट होती है वो तैयार की जा रही है, शासन प्रशासन की तरफ से तुरंत तैयार की जा रही है। साथ ही जो नजदीक के क्षेत्र है वहाँ पर उनको स्थापित किया जा रहा है वहाँ पे, ताकि मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ मैम। वैज्ञानिकों की टीम गई है, वो जरूर कारणों का पता लगाए, तो निश्चित रूप से जांच सामने आएगा ये किन कारणों से हुआ। मैं आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, मैं आपको देखता रहता हूँ। आप हिंदुस्तान में और भी हर जगह क्या बहुत विस्तृत रूप से आप अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक आपदा इसको माना जाए, जैसा आपने अभी कहा कि पूरे देश में ऐसी जगहों पे इस तरह के भूस्खलन होते हैं, इसे क्या प्राकृतिक आपदा के रूप में देख रहे हैं आप? देखिए मैं इसको दोनों रूपों में देखूंगी। देखिए सेंसिटिव जोन अगर जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पे जरूर निश्चित रूप से चूक हो रही है। जहाँ पे अगर सेंसिटिव, अगर वैज्ञानिक कहते हैं कि ये क्षेत्र जो है सेंसिटिव है, तो निश्चित रूप से उसको सेंसिटिव ही रखना चाहिए। उसमें अनायास जिस प्रकार से उसमें अनायास निर्माण नहीं होने चाहिए, वो सेंसिटिव क्षेत्र है। लेकिन ये कहीं ना कहीं चूक रही है, तो निश्चित रूप से भविष्य में इससे सीख मिलेगी। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जब आप केदारनाथ की बात, आपदा की बात करते हैं, गर्मी का महीना था, जून की बात थी, 15-16 जून की बात थी, जब किसी को ऐसा कहीं तक दूर तक अंदेशा नहीं था, कोई बारिश नहीं थी, कुछ नहीं था, और अचानक से इतनी बड़ी आपदा हमारे सामने आ गई कि जिसमें सैकड़ों लोग तबाह हो गए। पूरा ही उससे तो तुलना नहीं कर सकते जी, क्योंकि वह आप प्राकृतिक आपदा थी, दैवीय आपदा थी, एकाएक आई हुई आपदा थी। लेकिन जैसा सुनने से मिल रहा है, यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, सरकार के पास लोग आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं कि दरारें पड़ रही हैं, उसके बाद भी नहीं चेता गया। निश्चित रूप से इस पे गहन बिल्कुल जो जांच कमेटी बैठी है, जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कारणों का पता लगा रहे हैं। निश्चित रूप से पता लगेगा कहाँ क्या कमी रहेगी। सारे सर्वे तो सारे निर्माण कार्यों को तुरंत बंद कर दिया गया, जैसे ये मामला संज्ञान में सारे निर्माण कार्य बंद हो गए, और सीधे हम मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए हम मानव उनके लिए जो जोशीमठ वासी है उनके लिए राहत का काम कर रहे हैं। आपने भी कहा और जैसा मैडम की बातों से समझ में आ रहा है कि ये दैवीय आपदा तो नहीं की जा सकती, उसका अध्ययन होता रहेगा। लेकिन जो भी काम दिया गया है, अधिकतर काम कांग्रेस सरकार के समय में किए गए हैं, तो कांग्रेस कैसे पीछे भाग सकती है कि ये जो काम दिए गए हैं, जिनकी वजह से इस तरह के भूस्खलन हो रहे हैं, तो कांग्रेस पीछे तो नहीं बढ़ा सकती ना। संजय जी, ये निश्चित तौर पर जैसे कांग्रेस के समय में दिया गया है और आप कह रहे थे कि कौन रोकेगा, तो हमारा कहना यह है कि 2014 से जिस प्रकार से हमारी सरकार को, प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने का काम किया गया, जिस प्रकार से सरकार को जो है काम नहीं करने दिया, कई बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पर हुए, क्या क्या नहीं हुआ, वो सबने देखा है। और पिछले 6 साल से जनता ने हमको जो है किनारे बिठा रखा है। जनता ने जिन लोगों को प्रचंड बहुमत दिया, तो निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि पिछले 6 सालों से हम क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनटीपीसी है,
उसको जो है हाइड्रो पावर का कोई अनुभव नहीं है। वो अगर उनको अनुभव है तो थर्मल पावर का है। तो ऐसी स्थिति में ये भी विचारणीय है, ये भी जांच का विषय है कि क्या उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो उसकी वजह तो नहीं है ये जो तेजी से भूदशा हो रहा है। निश्चित तौर पर कि लंबे समय से वहां निर्माण कार्य हो रहा है। अगर ऐसी सेंसिटिव कोई जोन है तो निश्चित तौर पर वहां निर्माण कार्य पे प्रतिबंध लग जाना चाहिए। वहां के जो आबादी है, होता है कि एक परिवार में अगर एक पिता के 4 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, तो निश्चित तौर पर उनको आगे के लिए 2 घर बनाने होंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार को उनके लिए जो है एक ऐसा विस्थापन का प्रोग्राम देना चाहिए कि जो आगे घर बन रहे हों, जो लोगों की आवश्यकता है उसके हिसाब से हम लोगों को विस्थापित कर सके। और पूरे प्रदेश में जो आप ये तो मैं समझता हूँ अभी तो ये समझा जा रहा है कि ये मानव जनित है आपदा जो जोशीमठ में है, परंतु जिन क्षेत्रों में दैवीय आपदा भी आती है उन क्षेत्रों में हमको उनके विस्थापन के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता है। और केदारनाथ में जिस प्रकार जोशीमठ में 1976 में ये कहा गया कि ये संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर जो है निर्माण कार्य निर्बाध गति से नहीं होना चाहिए, ऐसे ही केदारनाथ को भी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। वहां पर पक्के निर्माणों के लिए जो है वैज्ञानिकों ने मनाही की हुई है, उसके बावजूद भी धुआंधार गति से जो है वहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो हमको प्रकृति के साथ में ये बैलेंस बनाने की आवश्यकता है कि जो ऐसी चट्टानें हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं, वहां पर हम जो है ये अंधाधुंध जो विकास है इसको नियंत्रित करने का काम करें और जो वहां के लोग हैं उनको जो है समय से विस्थापन दे। ये नहीं कि जब जो है आग लग जाए तब हम कुआं खोदना शुरू करें। इतने लंबे समय से वहां के जो लोग आंदोलनरत थे, अगर समय पर उनकी बात को सुन लिया जाता तो निश्चित तौर पर आज हम किसी हल पर होते। और आज लगभग जो है अभी तक हमारे दिमाग में सरकार के पास कोई हल नहीं है इसका। इनका कहना तो सीधे है कि आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए हमारी सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। अब मैं अपने भाई, अपने कांग्रेस के जो बड़े भाई हैं उनसे उनके सामने क्या बोलूं, क्योंकि उनको सब पता है, पर लेकिन उनकी भी कुछ बाध्यता है, वो कह नहीं पा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है, हर मुद्दे पर संवेदनशील है, चाहे कोई भी मुद्दा रहा, चाहे उत्तराखंड आंदोलन का मुद्दा रहा हो, उसमें हमको राज्य देने का काम किया हमारे माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और अभी भी तुरंत देखिए जो पूरे उत्तराखंड में चाहे आप देखिए विकास हो, जिस प्रकार से विकास हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दैवीय आपदाएं जो समय समय पर आती रहती हैं, इसको लेकर अवरोध भी उत्पन्न होते हैं। जिस गति से जो विकास होना चाहिए थे वो विकास भी रुकते हैं कई मायनों में। लेकिन जो जिस प्रकार की ये जो घटना अभी हमारे सामने आई है, जो परिस्थिति आई है, आपदा ये जो इतनी बड़ी, मैं उसको आपदा ही कहूंगी क्योंकि अभी तो वैज्ञानिक उसमें सर्वेक्षण करेंगे और रिपोर्ट आएगी, लेकिन जो ये आपदा आई है उससे भी निपटने के लिए हमारी सरकार तत्परता के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप से राहत मिलेगी। जैसे कि अभी भाई ने बोला कि उनके विस्थापन की व्यवस्था है वो की जानी चाहिए, निश्चित रूप से उसमें सरकार इसमें विस्थापन के लिए भी एक दो जगह तो मुझे पता चला चिन्हित की गई है, गौचर और पीपल कोटी और जो नजदीक की जगह है वहाँ पे चिन्हित की गई है, उनके लिए वहाँ पे पुनर्वास और जो विस्थापन की जो व्यवस्था की गई है उनकी हर प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन साथ ही में भविष्य में इस प्रकार की कोई भी आपदा न आए, इसके लिए भी हमारी सरकार और हम चाहते हैं, अपने माध्यम से हम चाहते हैं कि इस प्रकार का एक जो वैज्ञानिकों का है वो इसमें सर्वेक्षण करे पूरे उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां उनको देखकर, ताकि आने वाले समय में पता चल जाए कि तुरंत अगर कहीं कोई इस प्रकार की कोई घटना होने वाली है तो तुरंत उससे पहले ही पता चल जाए कि किस क्षेत्र में अधिक जो निर्माण, जिस जहां तक बताया जा रहा है कि बहुत अंधाधुंध कहीं निर्माण हुआ है, कहीं 7 मंजिले इमारत, कहीं कुछ इस प्रकार से, तो क्षेत्र निश्चित रूप से सरकार गंभीरता से ध्यान देगी किस प्रकार से निर्माण होना चाहिए, कौन से घर होने चाहिए। जैसे प्राचीन समय में आपने देखा होगा किस प्रकार की जो निर्माण शैली थी, उस निर्माण शैली में वहाँ पे घर बनने चाहिए। आपने भी अच्छी बात है कि विभिन्न परिस्थितियों का प्रदेश है और प्रदेशों की तरह यहाँ पे चीजें नहीं है, सारी चीजें मानी जा रही हैं, लेकिन इतना बड़ा आपदा प्रबंधन विभाग, इतना ज्यादा बजट, और अगर दैवीय आपदा होती, एकाएक कोई आपदा आई होती, तब हम कोई भी आदमी आपके ऊपर या किसी के ऊपर आरोप ना लगाता।
ये जो आपदा आई है, इस आपदा को आप कहिए कि चिल्ला के आई, बुला के आई कि मैं आ रही हूं, बच जाओ, नहीं बचा जा सका। यही विस्थापन पहले क्यों नहीं किया गया? यही पुनर्वास पहले क्यों नहीं किया गया? आज जब उनके ऊपर आन पड़ी है, जान की आन पड़ी है, आप ये देखिए मौसम का टेम्परेचर देखिए, देहरादून का टेम्परेचर रात को 4 हो जा रहा है, वहां तो माइनस के आसपास होगा। जोशीमठ आप तो कई बार गई है, वहां जाती रहती है, इस समय टेम्परेचर माइनस का है। कैसे परिवार रहे? रात को डर के मारे अंदर नहीं सो पा रहा है कि रात को पता चला जमीन में धंस जाए। और अभी भी हम बात कर रहे हैं, विस्थापन करेंगे, पुनर्वास की बात कर रहे हैं, ठोस नीति कब आएगी? निश्चित रूप से कई परिवारों का तो किया जा चुका है, निश्चित आपके पास भी आ गया हमें आगे कि उसमें से कुछ परिवार जो बहुत ही ज्यादा भूदशा, जिनका मकान बहुत ही खतरे की जगह है, उनका तो तुरंत ही कर दिया गया, उनको तुरंत राहत दे दी गई है। लेकिन अगर कहीं जिस पर कहीं कोई और भी जो पूरा, क्योंकि पूरा ही जो गांव पूरा जो जोन है वो खतरे की जद में है, तो उनके लिए भी विस्थापन की जो कार्रवाई वो पूरी चल रही है, सभी को सुरक्षित कर लिया जाएगा। तो भगवान नरसिंह देवता की बहुत बड़ी कृपा है कि अभी भी सब सुरक्षित है और उन सुरक्षित स्थानों में लगातार पहुंचाया जा रहा है। और साथ में आने वाले भविष्य में देखते हैं कि इस प्रकार से की जब जांच होगी तो पता भी चलेगा कि कहीं किसी प्रकार की कोई रिपेयरिंग जैसे की जा सकती है, अगर कहीं कोई कमी रह गई हो कि आंतरिक कोई जो भूगर्भीय जो कमेटी को बताएगी, अगर कुछ सुरक्षित किया जा सकता है तो उसको सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करेंगे। और भविष्य में ये एक सीख देने वाली बात भी है कि जो हमारे जो इस प्रकार के जो क्षेत्र है उनको चिन्हित किया जाए और वहाँ पे जो है उनको सेंसिटिव ही रखा जाए। देखिए साहब, लगभग 600 परिवार, तो हमें लगता है कि 600 परिवार के मतलब 500 मकान होंगे। 500 लोगों के लिए तत्काल व्यवस्था, सरकार जिस तरह से एक्टिव है, मंत्री खुद जा रहे हैं और एक एक आदमी को बचाने की बात की जा रही है, समस्या के समाधान की तरफ चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या इस समय कांग्रेस भाजपा को एक साथ मिलकर के इस आपदा से निकलने की जरूरत है? देखिए, कांग्रेस तो हर रचनात्मक कार्य के लिए आरोप अभी आप लगा रहे थे कि सरकार सोई थी। देखिए, निश्चित तौर पर ये मैं कहूँगा कि सरकार सोई थी। पिछली बार जब हम डिबेट में थे और वहां के हमारे जो माननीय विधायक है पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जी, वो जब आंदोलन में थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो ये आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस जो है आंदोलन कर रही है। भाई, आप लोग वहां भय के माहौल में हैं। हमने उस समय भी कहा था कि लोगों पे आपदा है, कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। अभी जैसे हमारी बहन कह सकती है नरसिंह देवता की बड़ी कृपा है, तो क्या हम लोग जो है भगवान भरोसे लोगों को छोड़े, हमको कर्म करना बंद कर दें? तो ये मेरा मानना ये है कि सरकार ने देर से कदम उठाया है, समय से जो है लोगों को किसी भी आपदा के लिए हमको लोगों को आंदोलन के लिए इतना नहीं छोड़ देना चाहिए कि जब लोग आंदोलन करेंगे तब सरकार जागेगी। सरकार की जिम्मेदारी है कि जैसे ही कोई घटना होती है, इतना बड़ा आपदा प्रबंधन विभाग आपके पास है, कहीं अगर कहीं कोई ऐसी दिक्कत होती है तो सरकार को तत्काल जो है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं कि लोगों को जो है आंदोलन करने के लिए विवश करे, आंदोलन के लिए बाधित हो लोग, तब जाके सरकार जागे। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि संवेदनशील सरकार जो है समय से पहले उस काम को जो है कर लेना चाहिए। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी, जैसे मेरे बड़े भाई ना कि समय से सरकार करती, तो मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे कि आपको भी मालूम है सर 1976 में किसकी पार्टी थी, कौन इस सत्ता पे काबिज था, कौन काम कर रहा था। जब आपके सामने पूरी रिपोर्ट आ गई थी तो आपने उसके बाद क्या कार्रवाई करी? आपने तो सारे जितने प्रोजेक्ट, अगर टिहरी जैसा बांध अगर कहीं ना कहीं, वो तो चलो भगवान की मानना है, कहता है क्या रहता है, लेकिन जैसे आपने करीब 1300 के करीब, मुझे जहां तक याद है, पूरे परिवार आपने रातों रात उनको विस्थापित कर दिया। तो उस समय आपकी सरकार थी, तो कम से कम अगर आप ये सोचते ये दर्द कहीं रहा होता तो तब कहने की बात नहीं थी। अब जब हमारी सरकार है, हमारी सरकार को पता है, हम लोग संवेदनशील है और हम जनता की बीच में लगातार है और हमको उनका दर्द पता है, इसलिए हम उनके बीच में लगाती है और राहत जुटा रहे हैं। वो तेजी से कर रहे हैं, बचाव पहले ही चल रहे हैं, ना कि होने के बाद सरकार के समय में आंदोलन जो दरारें पड़ी हैं, अगर मैं बाद में बात करूं सरकार की लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई पता नहीं आंदोलन देखिए ना,
सरकार संवेदनशील थी या नहीं थी? मैं अपने भाई को याद दिलाना चाहूंगी कि तो तब 3 दिन तक इनकी सरकार को पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी आपदा हजारों लोग वो दैवीय आपदा थी, वो दैवीय आपदा थी, ये मानवजनित आपदा है और इन दरारों के लिए वहाँ के लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आपके पास डबल इंजन की सरकार है, आपके पास प्रचंड बहुमत की सरकार है और उसके बाद प्रचंड बहुमत की सरकार है, इसीलिए आप पहले चले गए। अगर आप काम मैं ये कहता हूँ सरकार को काम करना चाहिए, लोगों को आंदोलन के लिए विवश नहीं करना चाहिए। जब आंदोलन के लोग विवश होंगे, सारा विपक्ष से लाएगा, तब जाके आप जाएंगे। सरकार को समय रहते जाग जाना चाहिए। लेकिन ये सूरज सिंह नेगी भी ये माना जाए कि दोनों आपदाओं में, चाहे अगर आप 2013 की बात करते हैं या 2023 में आज की डेट में जो आपदा आई है, तो दोनों में ये माना जाए आपका, चाहे कांग्रेस सरकार है चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों का सूचना तंत्र, दोनों के इंटेलिजेंस विभाग मतलब फेलियर रहा कि आपको ये नहीं पता चल पाया कि कब क्या होना है और क्या हो गया। देखिए संजीव जी, 2013 की आपदा जो थी दैवीय आपदा थी, उसमें सारे रास्ते टूट गए, सारे सब संसाधन आपके खत्म हो गए, परंतु जोशीमठ की जो घटना है वो मानवजनित है और धीरे धीरे करके वहाँ दरारें बढ़ रही हैं। वहाँ रास्ते भी अभी तक ठीक है, जाने आने लायक, संचार की सुविधाएं हैं, सड़क बिजली पानी की सुविधा वहाँ पर है। तो ऐसे में वहाँ के लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करते करते सरकार ने उनकी बात को नहीं सुना। जब कांग्रेस के लोग जो है वहां धरने पर बैठे, वहां के विधायक जब धरने पर बैठे, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस तो लोगों को भड़का रही है। अरे भाई, हमने कहा लोग संशय में है, लोगों का जीवन जो है बड़ा संकट में है, क्या 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 लोग खड़े नहीं? हमारे जो विधायक है वहाँ पे, हमारे जो विधायक है वहाँ पर पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जी तमाम लोगों के साथ शिद्दत से लड़े हैं और शिद्दत के साथ में खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, सरकार को जगाने का काम कर सकता है, काम तो सरकार को करना है भैया। कोई देगा नहीं। जिस प्रकार से पिछली आपदाओं में देखा है, तो जनता का तो विश्वास कांग्रेस पे है ही नहीं, तो खैर उन्होंने जवाब भी दे दिया। लेकिन जो अभी यहाँ पर इस समय वर्तमान में जो पत्रकार जो गायक है, वो भी वहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए तो सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हम यही पूछा करेंगे कि सरकार को जगाने की जरूरत है कि वहाँ के आपदा पीड़ित लोगों को बचाने की जरूरत है। साहब एक बात सुनो ना, सरकार को सरकार को करिए, व्यवस्था करेंगे, आप नहीं बताए ना। सरकार को आपका जगाने का जीवन नहीं डाला जाता, ये सरकार का काम कर रहे हैं। बहुत हमारे जो जोशी निवासी अच्छी समझ रहे हैं कि हमारे क्योंकि इस समय की परिस्थितियां बहुत जो जिस प्रकार से जो समाचार आ रहे हैं, वो स्थिति जो है तरह होती जा रही है, उसके लिए बचाव कार्य है वो तेजी से काम कर रहे हैं, अच्छी से राहत मिलेगी और सब ठीक है। ये राज्य 2000 में बना और 2000 में बनने के बाद लगातार मुझे तो नहीं लगता कोई वर्ष ऐसा रहा हो जब आपदा नहीं है। कभी दैवीय आपदा, कभी प्राकृतिक आपदा, कभी आज जैसे मानवीय आपदा, जान के कार्य का विकास कार्य के नाम पे आपदा था, इन सबको माना जा सकता है। लेकिन इन सब के साथ क्या कोई ठोस नीति बताने की जरूरत नहीं है या नीति नहीं आई? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हमारे जब से ये देखा था मैंने कि केदारनाथ की आपदा इतनी बड़ी आपदा आई थी, उसके बाद से जब हमारी सरकार आई तो तुरंत आपदा प्रबंधन जो हमारा बना है पूरा बहुत तेजी से बहुत ठोस तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा कि तब से मौसम विभाग भी पूर्वानुमान जो आते रहते हैं हमारे पास आते रहते हैं, भले ही हम लोग देखते हो उनको, लेकिन मोबाइल पे आ जाता है कि आज वहाँ ऐसा तापमान ऐसा रहेगा और मौसम ऐसा रहेगा, तो तुरंत हम उसकी जानकारी पहले से ही पता चला कि वो क्षेत्र में जब हम यात्रा करते हैं तो पहले से हमारे पास सूचना आ जाती है। गूगल के सर्वेक्षण जो होते रहते हैं उसकी हमारे पास। धन्यवाद मधु भट्ट जी, धन्यवाद सूरज सिंह नेगी जी। नमस्कार। प्रश्न इसका नहीं है कि आपदा प्रदेश बनता जा रहा है, प्रश्न ये है कि आपदा अगर इस प्रदेश में आ रही है तो आपका तंत्र, आपका सूचना तंत्र, आपका आपदा प्रबंधन तंत्र ये कहाँ है?
आज आरोप लगाने से काम नहीं होगा कि आपके मुख्यमंत्री ने क्या किया, आपकी सरकारों ने क्या किया। प्रश्न ये है कि 2000 में राज्य बना तो आज तक जब आप आपदा प्रदेश कहते हैं, विपरीत परिस्थितियों वाला प्रदेश है, हर वर्ष कोई न कोई आपदा आती है। इन आपदा को आने के बाद भी आप ठोस आपदा नीति क्यों नहीं ला रहे हैं? और जब तक आप केवल आपदा आने के बाद उस पे काम करेंगे, उनकी सुरक्षा की काम करेंगे, उनके सहायता की काम करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। बात बनेगी कि आप पहले से ही तैयार रहें कि आपदा न आए। धन्यवाद। देखते रहेंगे एपी न्यूज़।